The Hindu editorial, 24th of July 2021. Return to troubles. परेशानियों की तरफ वापस जाना, वापसी. Brexit was never going to be easy and should not compromise the Good Friday Agreement. जो ब्रेक्सिट एग्रीमेंट है वो कभी भी आसान होने वाला नहीं था और उसको गुड फ्राइडे वाले एग्रीमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ यानी उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि उसको उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए. The British government's demand to renegotiate parts of Northern Ireland's protocol of the Brexit agreement with the EU has set the stage for another round of clashes between London and Brussels. ब्रिटिश सरकार की जो मांग है कि नॉर्दर्न आयरलैंड का जो प्रोटोकॉल है ब्रेक्सिट एग्रीमेंट का यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके कुछ पार्ट्स को दोबारा से नेगोशिएट किया जाए. दोबारा नेगोशिएट किया जाए मतलब उस पर चर्चा हो, बहस हो, डिस्कशन हो और अ, फिर से डिसीजन हो. और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मांग है उसने स्टेज को सेट कर दिया, यानी कि तैयारी कर दी है एक और राउंड ऑफ क्लैश, यानी फिर से भिड़ंत होगी लंदन और ब्रजल्स के बीच में. ब्रजल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है. Just 7 months after the agreement came into force, Prime Minister Boris Johnson's government now says the protocol, which was accepted by both the sides to avoid physical and economic barriers between Northern Ireland, a part of UK, and the Republic of Ireland, an UN EU member, hampers trade inside the UK. केवल 7 महीने बाद जब ये एग्रीमेंट फोर्स में आई थी, कौन सी एग्रीमेंट फोर्स में आई थी? जो ब्रेक्सिट एग्रीमेंट है, उसका जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल मतलब एक सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जिनको भी डिसाइड कर दिया गया है कि कोई काम कैसे होगा. केवल 7 महीने बाद ही प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की जो सरकार है, अब वो ये कह रही है कि ये जो प्रोटोकॉल जो डिसाइड हुई थी 7 महीने पहले ब्रेक्सिट एग्रीमेंट के तहत, जिसको स्वीकार किया गया था दोनों साइड्स के द्वारा, जिससे कि जो भी आर्थिक रुकावटें हैं या जो भौतिक रुकावटें हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में, जो कि यूके का पार्ट है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में, यानी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में जो भी भौतिक और आर्थिक रुकावटें हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, वो जो भी रुकावटें हैं उनको अवॉइड करने के लिए जो ये स्वीकार किया गया था प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल यूके के अंदर जो ट्रेड है, यानी जो खरीद फरोख्त है, उसको हैम्पर कर रहा है, यानी उस पर रुकावट डाल रहा है. When the Brexit agreement was signed in 2020, Mr. Johnson agreed to set up checks at the British side for goods entering Northern Ireland. जब ब्रेक्सिट एग्रीमेंट को 2020 में साइन किया गया था, तो मिस्टर जॉनसन ने ये एग्री किया था कि वो कुछ चेक्स को सेटअप करेंगे ब्रिटिश साइड में, यानी ब्रिटिश जहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी है उस साइड में जो भी गुड्स नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर वो कुछ चेक लगा देंगे. This meant, in order to avoid an economic barrier between the two islands, Britain effectively set up one between the British mainland and the island of Ireland. और ये जो उन्होंने एग्री किया था कि वो कुछ चेक्स लगा देंगे ब्रिटिश साइड में, उसका मतलब ये था कि अगर कोई भी आर्थिक बैरियर, आर्थिक रुकावट को अवॉइड करना है दोनों आयरलैंड्स के बीच में, यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में, तो उसको अवॉइड करने के लिए ब्रिटेन ने असरदार तरीके से एक एक और बैरियर लगा दिया था ब्रिटिश मेनलैंड और आयरलैंड के आइलैंड के बीच में, यानी एक बैरियर को हटाने के लिए उन्होंने एक और बैरियर लगा दिया था. द डिसीजन हैड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रेपरकशंस.
affecting British traders every time they move goods across the Irish Sea. और ये जो निर्णय था उसके विपरीत परिणाम थे, और दो तरह के विपरीत परिणाम थे। आर्थिक विपरीत परिणाम भी थे और राजनीतिक विपरीत परिणाम भी थे, और इन परिणामों का असर ब्रिटिश ट्रेडर्स पे हो रहा था, अफेक्टिंग द ब्रिटिश ट्रेडर्स, जो कि और हर बार ये असर होता था, उन पे विपरीत असर होता था जब भी वो अपने अपने गुड्स को आयरिश सी के पार ले जाते थे। विद इन नॉर्दर्न आइलैंड्स, द आयरिश nationalists who support unification are in favor of the protocol, while the Unionists, including the Democratic Unionist Party, that was once an ally of Mr. Johnson, do not want it. और नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जो आयरलैंड के जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जो कि दोनों आयरलैंड्स के यूनिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं कि दोनों को एक कर दिया जाए, वो इस प्रोटोकॉल के पक्ष में हैं। जबकि जो यूनियनिस्ट लोग हैं, यानी जो यूरोपियन यूनियन के पक्ष में रहते हैं, जिसमें कि डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी भी है, जो कि एक वक्त मिस्टर जॉनसन की अलाय थी, यानी कि उनके साथी थी, वो इसको नहीं चाहते हैं। In a difficult economic and political situation now, Mr. Johnson's conservative government is seeking a way out. और ये जो मुश्किल वाली आर्थिक सिचुएशन है और राजनीतिक स्थिति है, मिस्टर जॉनसन की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, वो अब एक बाहर जाने का रास्ता निकाल रही है इस प्रोटोकॉल में से। The government wants all custom checks on goods entering Northern Ireland to be removed. तो ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि जितने भी कस्टम्स पे जो चेक्स होते हैं, चेकिंग होती है जो भी गुड्स की, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में एंटर कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। It is also sought to end the role of EU institutions in enforcing the protocol and introduce a dual regulatory system that would allow products to freely circulate in the province if they comply with either British or the EU standards. उन्होंने ये भी कोशिश किया है कि यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है वो ख़त्म हो जाए प्रोटोकॉल को एनफोर्स करने में, प्रोटोकॉल को ज़बरदस्ती ऑपरेशनल करने में, और उसकी जगह पे एक दोहरा संनियमितकरण का सिस्टम होना चाहिए, वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जिससे कि प्रोडक्ट्स जो है फ्रीली सर्कुलेट कर सकें प्रोविंस में, अगर वो ब्रिटिश या यूज स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं। But the problem is that this is part of an agreement which Mr. Johnson signed in 2020 and welcomed. प्रॉब्लम ये है कि ये उस एग्रीमेंट का पार्ट है जिसको मिस्टर जॉनसन पहले ही साइन कर चुके हैं और जिसका उन्होंने स्वागत भी किया था। The EU has said it remained open to practical, flexible solutions to the controversial clauses. अब EU ने कहा है कि वो ओपन रहेगा, वो खुला रहेगा कि प्रैक्टिकल और लचीले सोल्यूशन निकाले जाएं, जो भी ऐसे क्लॉज हैं जो उसमें जो कंट्रोवर्शियल क्लॉजेज हैं। कंट्रोवर्शियल क्लॉजेज मतलब जो मतभेद पैदा करते हैं और जिसपे कि जो विचार मिलते नहीं हैं और बात फैलती है। Many had warned even before the 2016 Brexit vote that Northern Ireland would be a thorny issue if the UK chose to leave the EU, given Ireland's violent history. बहुत से लोगों ने चेतावनी दी थी 2016 के में जो ब्रेक्सिट पे वोट हुआ था कि ब्रेक्सिट ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा यूनाइटेड किंगडम, तो उसके पहले बहुत से लोगों ने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो एक कटीला इशू हो जाएगा अगर यूके ये चूज़ करता है कि वो ईयू को छोड़ देगा। अगर हम देखते हैं तो आयरलैंड में चूँकि एक वायलेंट हिस्ट्री रही है, वहाँ पर हिंसा की वहाँ पर इतिहास रहा है, उसको देखते हुए बहुत से लोगों ने वार्न किया था कि इससे जो है एक नॉर्दर्न आयरलैंड एक कटीला इशू बन जाएगा। The economic integration and soft borders between the two Irelands were one of the key aspects of the 1998 Good Friday Agreement that brought peace to the island after 30 years of troubles. दोनों आइलैंड्स के बीच में जो आर्थिक रूप से एक इंटीग्रेशन यानी उनका आपस में जुड़ जाना हुआ है,
और जो उनके बॉर्डर्स जो सॉफ्ट हैं, मतलब इधर से उधर जाने में लोगों को आसानी हो रहती है। बॉर्डर इतने हार्ड नहीं है कि एक आइलैंड से आप दूसरे आइलैंड में नहीं जा सकते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट जो है मुख्य एस्पेक्ट्स थे, मुख्य दृष्टिकोण थे 1998 में जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किया गया था, जो कि उस आइलैंड में शांति लेके आया था 30 साल की परेशानियों के बाद। नाउ मिस्टर जॉनसन, अ ब्रेक्सिट सपोर्टर, इज कॉट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन थैंक्स टू ब्रेक्सिट। अब जो है ब्रेक्सिट की वजह से मिस्टर जॉनसन, जो कि ब्रेक्सिट के सपोर्टर हैं, वो एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। For London, continuing with the protocol will have economic and political consequences. लंदन के लिए, यानी कि इंग्लैंड की राजधानी के लिए, यानी कि मतलब कि इंग्लिश सरकार के लिए इस प्रोटोकॉल के साथ आगे कंटिन्यू करने के आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हैं। If the UK moves the custom checks to the border between the two islands, it can upset the peace agreement. अगर यूके कस्टम्स पे जो चेक्स लगाए जाते हैं, वो वो चेक्स दोनों आइलैंड के बॉर्डर के बीच में भी लेके जाता है, तो इससे ये जो शांति की एग्रीमेंट है वो उलट सकती है। In the event of the absence of an agreement, either party can suspend the protocol using Article 16, which means the crisis would be back to square one. और चूंकि एग्रीमेंट की ना मौजूदगी है, यानी एग्रीमेंट है नहीं, तो अगर एग्रीमेंट नहीं हो पाता है तो इन द इवेंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट अगर नहीं हो पाता है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटना हो जाती है, तो जो दोनों पार्टीज़ हैं, वो दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी उस प्रोटोकॉल को सस्पेंड कर सकती है आर्टिकल 16 को यूज़ करके। इसका मतलब ये है कि ये जो मुश्किल वाली स्थिति है, क्राइसिस, ये वापस उसी सिचुएशन में आ जाएगी जैसे पहले थी। बोथ साइड शुड रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एंड बी रेडी फॉर टॉक्स। दोनों साइड्स को ये एहसास करना चाहिए कि मामला, स्थिति कितनी गंभीर है और उनको वार्ता के लिए तैयार रहना चाहिए। Any amendments to the protocol should not compromise on the conditions that guarantee peace in the island of Ireland. कोई भी अगर प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट होता है तो उसको ऐसा अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए जो कि उन कंडीशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, यानी कि उस कंडीशंस पे, उन शर्तों पे समझौता करते जो कि पीस को गारंटी कर रही हैं, शांति को गारंटी करती हैं आयरलैंड वाले द्वीप में। द नेक्स्ट एडिटोरियल इज द गंगाज मैसेज, गंगा नदी का मैसेज, संदेश। इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉज ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रोप्लास्टिक्स पोल्यूशन। भारत को अपने कानूनों, जो कानून है वेस्ट के बारे में, जो कूड़े के बारे में जो कानून है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे कि जो छोटे प्लास्टिक के जो कण होते हैं उससे जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसको रोका जा सके। The Ganga might have stood witness to many stages of India's civilization, as Mahatma Gandhi once noted, but in recent decades it has become a conduit for sewage, solid waste, industrial effluents and other pollutants. हो सकता है कि गंगा ने देखे हैं बहुत से ऐसे स्टेजेस भारत के सभ्यता में, जैसा कि भारत महात्मा गांधी ने भी एक बार नोट किया था। लेकिन गंगा ने हैज स्टूड विटनेस टू का मतलब है गंगा जो है भारत की सभ्यता के कई स्टेजेस को उन्होंने देखा, यानी कि वो उससे सफलता पूर्वक निकली है। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी एक बार नोट किया था। लेकिन रिसेंट डेकेड्स में, हाल के दशकों में, वो एक रास्ता बन गई है कूड़े का, सॉलिड वेस्ट का, और इंडस्ट्री से जो निकलते हैं एफ्लुएंट्स, जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उनका जो भी प्रदूषण के जो तत्व होते हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, उनका बस एक ले जाने का, एक कॉन्डुइट मतलब एक पाइप बन गया है। It is depressing, though not surprising, therefore, that a new study by an NGO has found evidence of a modern-day scourge microplastics in the river, with the highest concentrations in Varanasi and Kanpur, followed by Haridwar. और इसलिए ये बात बहुत डिप्रेस करती है हमको, हमारी खुशी को ख़त्म करती है, नीचे गिराती है। हालांकि ये बहुत चकित करने वाली बात नहीं है कि एक नई स्टडी जो आई है किसी एनजीओ के द्वारा, जो कि गैर सरकारी संगठन के द्वारा स्टडी की गई है, उन्होंने ये पाया है कि
एक आधुनिक दिनों का जो जो मारक होता है स्काउट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस चीज़ है, कि वो मारक चीज़ है, उसको पाया है, उसके सबूतों को पाया है उन्होंने इस नदी में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा मात्रा में जो पाए गए हैं वो वाराणसी में पाए गए हैं, कानपुर में पाए गए हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एक निश्चित वॉल्यूम में, निश्चित जगह पे कितने ज़्यादा कण हैं माइक्रोप्लास्टिक के। और तीसरा नंबर है हरिद्वार का, फॉलोड बाय हरिद्वार, यानी हरिद्वार बाद में आता है। पहला नंबर वाराणसी का है। What the data show is the alarming presence of plastic filaments, fibers, fragments, and in two places microbeads, and their composition pointing to both industrial and secondary broken down plastics from articles of everyday use. डेटा ये दिखाता है, जो डेटा दिखाता है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हमको डरा देने वाला मौजूदगी है वहाँ पे प्लास्टिक के लंबे लंबे टुकड़ों की, फिलामेंट्स होते हैं। फाइबर्स मतलब बहुत पतले पतले रेशे, फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े, और इन दो जगहों में तो छोटे छोटे गोलियां भी पाई गई हैं, जिनका और इनका जो कॉम्पोजिशन है, यानी कितने कितने ये पाए गए हैं, वो ये पॉइंट आउट कर रहा है, वो इंगित कर रहा है कि इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी ब्रोकन डाउन जो प्लास्टिक्स हैं, जो भी आर्टिकल ऐसे आर्टिकल से आते हैं रोज़मर्रा में जो यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने बॉटल पानी की ली, पानी की बॉटल को जाके उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वो टुकड़े सब गंगा नदी में मिल रहे हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल टुकड़े भी गंगा नदी में मिल रहे हैं। तो जो रोज़मर्रा की जो यूज़ करने वाली जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े इस प्रकार से गंगा नदी में ये पाए गए हैं। These range from tires, clothing, food packaging, bags, cosmetics। तो आर्टिकल जो एवरीडे यूज़ है उसका एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे टायर्स होते हैं, इसमें प्लास्टिक होती है, क्लोथिंग कपड़े, फूड पैकेजिंग होती है, इसमें पैकेट होते हैं, थैलियाँ वगैरह, बैग्स, कॉस्मेटिक्स, और जिसमें कि माइक्रोबीड्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गोलियाँ पाई जाती हैं, गार्लेंड कवर्स एंड अदर म्यूनिसिपल वेस्ट। और इस तरह से जो दूसरे म्यूनिसिपल वेस्ट हैं उनमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये रोज़मर्रा के वो आइटम्स हैं जो जिसमें कि ये सब चीज़ पाई जाती हैं। द फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इनविजिबल टू द नेकेड आई at below 300 micrometers to 5 millimeters in the country's holiest river calls into question the progress of two high priority, well funded missions of the NDA government, Swachh Bharat to deal with solid waste and Namami Gange to ride the river uh, to rid the river of its pollution। ये जो फाइंडिंग है, नहीं जो पाया गया है कि बहुत महत्वपूर्ण लेवल्स हैं माइक्रो, छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के, जो कि आम आँख नहीं देख सकती है, और ये 300 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं, 300 माइक्रोमीटर से लेके 5 मिलीमीटर से भी वो कम साइज़ के होते हैं। एक भारत की जो सबसे ज़्यादा शुद्ध नदी मानी जाती है, उसमें जो पाए गए हैं, ये क्वेश्चन उठाता है कि दो हमारे जो उच्च प्राथमिकता वाले, जो बहुत अच्छे तरह से जिनको पैसा दिया जाता है, ऐसे जो मिशन या मुहिम है एनडीए गवर्नमेंट की, जिसको कहते हैं, एक तो है स्वच्छ भारत, उनकी प्रोग्रेस पे क्वेश्चन उठाता है। एक स्वच्छ भारत जो कि सॉलिड वेस्ट से डील कर रहा है, और नमामि गंगे जो कि पॉल्यूशन से रिवर को ख़त्म करने की बात करता है, से बचाने की बात करता है। सरप्राइजिंगली, Prime Minister Narendra Modi's support for the river cleanup, originally scheduled to be implemented by December 2020, has not saved it from serious deficits. Official data indicate that 97 Ganga towns may be discharging about 750 million liters of untreated sewage a day into the river। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सपोर्ट है रिवर के सफाई के लिए, ये बात चकित करती है कि ये ओरिजिनली इसको इस तरह से शेड्यूल किया गया था कि ये दिसंबर 2020 तक पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सपोर्ट ने भी इसको बहुत गंभीर कमी से बचाया नहीं है। ऑफिशियल डेटा जो कि इंगित करता है कि 97 गंगा के जो शहर हैं, गंगा नदी के आसपास जो बसे हुए शहर हैं, वो हो सकता है कि वो निकाल रहे हो 750 मिलियन लीटर, जो कि ऐसा कूड़ा जो कि जिस पे कोई कार्य नहीं किया गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया है एक दिन में।
उस नदी में वो छोड़ रहे हैं। An environmental activist, Guru Das Agarwal, died in 2018 after fasting in protest, and his letter to Mr. Modi did not change the situation. एक पर्यावरण के जो एक्टिविस्ट थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे गुरुदास अग्रवाल, वो मर गए थे 2018 में, जब उन्होंने इस पे फास्ट रखा था। इसको विरोध विरोध में उन्होंने जो फास्ट रखा था, और उनका जो लेटर था मिस्टर मोदी को जो भेजा गया, उसने भी स्थिति को नहीं बदला था। Microplastics recorded in recent times in the remotest of places, Mount Everest, Arctic snow, Iceland, glaciers, and French Pyrenees, and the depths of the Mariana Trench, among others, pose a hazard as plastics production outpaces the ability of government to collect and manage the waste. जो माइक्रो प्लास्टिक में छोटे छोटे प्लास्टिक के जो कण होते हैं, जिनको हाल के समय में रिकॉर्ड ऐसी जैसे जगह में भी रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ही रिमोट जगह हैं, मतलब बहुत दूर दराज की जगह हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, या आर्कटिक की जो बर्फ़ है, या आइसलैंड में जो ग्लेशियर्स हैं, या फ्रेंच जो पायरेनीज के वहाँ पे माउंटेन्स हैं, और जो गहराइयाँ हैं मारियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरा एरिया माना जाता है दुनिया का, वहाँ पर भी पाए गए हैं। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये एक खतरा पैदा करते हैं, खतरा को सामने लाते हैं, दूसरी चीज़ों दूसरे नुकसानों के अलावा, कि एक खतरे को सामने लाते हैं। जैसे जैसे प्लास्टिक्स का प्रोडक्शन जो है, वो सरकारों की जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है कि वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके वो मैनेज कर पाएँ, उस क्षमता के पार ये जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो गया है, यानी उसके ज़्यादा निकल गया है। ये उतना ज़्यादा पैदा बनाया जा रहा है जितना कि सरकारें मैनेज नहीं कर सकती हैं। Successive governments issued waste management rules but dropped the ball on implementation. एक के बाद एक सरकारों ने वेस्ट प्रबंधन के रूल्स को इशू किया था, लेकिन उन्होंने जहाँ तक क्रियान्वयन की बात थी, वहाँ पे बॉल ड्रॉप कर दिया, नहीं क्रियान्वयन का कार्य उन्होंने नहीं किया। Although the center recently issued a draft to tighten the plastic waste management rules, cities have failed to implement existing rules as well as the solid waste management rules on ending single use plastics, waste segregation, recycling labels on packaging, extended producer responsibility for manufacturers and recovery of materials. हालांकि सेंटर ने हाल में एक ड्राफ्ट इशू किया है, जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स को टाइट किया जा सके। तो लेकिन शहर शहर बिल्कुल फेल कर गए हैं अब मौजूदा रूल्स को क्रियान्वित करने में, और साथ-साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को भी क्रियान्वित करने में जो शहर हैं वो फेल कर गए हैं। जहाँ तक कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने की बात है, या वेस्ट को अलग-अलग सेग्रीगेट करके उसको रखने की बात है। यानी कि एक तरह का बायो वेस्ट अलग, ऑर्गेनिक वेस्ट अलग, इनऑर्गेनिक वेस्ट अलग, ऐसे सेग्रीगेट अलग-अलग कर देना। या जहाँ तक पैकेजिंग पे जो लेबल चिपके होते हैं, उनको रिसाइकिल करने की बात है। रिसाइकिल में फिर से उसको रिसाइकलिंग द लेबल्स ऑन पैकेजिंग, पैकेजिंग पे जो भी लेबल्स लगे रहते हैं उनको रिसाइकिल करने की बात है, जिससे कि और जहाँ तक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि जो प्रोड्यूसर है प्लास्टिक का, उसकी जिम्मेदारी को बढ़ा के रखा जाए, और और मटेरियल्स को रिकवर किया जाए, उसके बारे में भी जो रूल्स की बात है। ये सारे रूल्स जो हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो सिटीज़ जो हैं फेल कर गई हैं। मोरओवर, ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट विल फार एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू मैनेज इट, गिवन दैट रिसाइक्लिंग हैज़ इट्स लिमिट्स। और भी जैसे जैसे प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जा रहा है, ये सरकारों की जो क्षमता है उसको मैनेज करने की, उससे बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि रिसाइक्लिंग की भी अपनी सीमाएं होती हैं। हर चीज़ को आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ भारत therefore must mean not merely keeping waste out of sight, achieved through costly dumping contracts, but sharply reduced generation, full segregation and recycling. इसका मतलब ये है कि स्वच्छ भारत का मतलब ये केवल ये महज नहीं होना चाहिए कि हम वेस्ट को नज़र के बाहर कर दें, जिससे क्योंकि वो चीज़ हमको काफ़ी पैसा खर्च करके कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ते हैं कि उस वेस्ट को उठा के कहीं दूर डंप कर दो।
केवल ये नहीं होना चाहिए, बल्कि शार्पली हमको जो प्लास्टिक का जो जनरेशन है और उसका जो अलग अलग करना, सेग्रीगेशन और उसकी रिसाइकलिंग, वो हमको बढ़ाना ज़रूरी है। प्लास्टिक वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज थ्रेटनिंग द फूड वेब, and the crisis demands a new global treaty modeled on the Montreal Protocol and the Paris Agreement. पूरे दुनिया में जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो खतरा बन रहा है फूड के चेन के लिए, फूड के जाल के लिए। और और जो मुश्किल वाली स्थिति है वो ये मांग करती है कि एक नई ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए। ट्रीटी मतलब विश्व के लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसका कि मॉडल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगी या पेरिस एग्रीमेंट होगी। इंडिया नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज सीरियस अबाउट अ क्लीन अप एट होम। भारत को ये डेमोन्स्ट्रेट करना, ये दर्शाना ज़रूरी है कि वो भारत गंभीर है घर पे क्लीन अप के लिए, यानी कि अपने देश में सफाई में भारत सीरियस है। ये बात जो है भारत को दर्शानी होगी।